नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ की डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन। और ये अपकमिंग आईपीओ है जो कि आपको 19 तारीख से देखने को मिलेगा, 19 जनवरी से। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और इसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। तो ये कंपनी बेसिकली जो काम करती है ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम में काम करती है, रूम एयर कंडीशनर में। तो बेसिकली मेन जो काम है वो इसका यही है। तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो वीडियो में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ की, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में आता हुआ नजर आएगा, सॉरी इसी वीक में। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2019 में। वैसे तो ये पहले ही हो चुकी है पर ये 2019 में है। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी ओडीएम ऑफ रूम एयर कंडीशनर आरएसी में काम करता है। द कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चरिंग कंपार्टमेंट सच एज शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मॉडल पार्ट, क्रॉस फ्लो फैंस एंड PCBA compartment that are actively used for production of RCA. The company has expanded its business into small domestic application, यानी ये अप्लाइंसेस में भी, स्मॉल अप्लाइंसेस में भी काम कर रही है, जिसमें कि पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे हॉब्स, ब्लेंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर। तो बेसिकली जो कंपनी का काम है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है ओडीएम यानी रूम एयर कंडीशनर के पार्ट्स बनाना, और साथ ही साथ जो है ये आप जो है आपको देखने को मिलेगा एसडीए मार्केट के अप्लायंसेस बनाने में भी। तो बेसिकली ये काम है, अगर हम देखें साइट पे जाके तो मेन काम आपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा द सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है ये। दूसरा कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, ड्राइविंग बाय फोर्स ऑन कंटिन्यू इनोवेशन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी के साथ करता है। तीसरा एक्सपीरियंस स्पेंड ओवर 2 डेकेड का ये देखने को मिलेगा आपको। और चौथा है इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद सर्वल वेल नोन इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड। तो ये इसके 4 स्ट्रॉन्ग फीचर हैं जिसकी वजह से कंपनी स्ट्रांगली मार्केट में सर्वाइव कर रही है। तो दोस्तों बात करें तो ड्यूरेबल इज द सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ऑर्गेन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग है ओडीएम इन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर फाइनेंशियल 2023 तक की बात करें तो, और एक्सपर्टीज जो इसकी है वो ड्यूरेबल लाइंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिवाइस पोर्टफोलियो ऑफ रूम एयर कंडीशनर एंड स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो इसमें बेसिकली ये काम करता है। तो इसका जो देखेंगे तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है और वेयर बिजनेस इज ड्राइवन बाय द फोकस ऑन कंटिन्यूसली इनोवेशन एंड ऑपरेशन इफिशिएंसी के साथ ही अपने को करता है। वहीं बात करेंगे तो इसका जो मेन काम आपको देखने को मिलेगा वो एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा, जो कि आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का है। वहीं दोस्तों वहीं दोस्तों हम बात करें इसके प्रोडक्ट सेगमेंट की और स्ट्रेंथ क्या है प्रोडक्ट की, तो बेसिकली 3 सेगमेंट हमें देखने को दिखाई देते हैं। पहला है रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट, जिसमें ये इंडोर यूनिट बनाता है, आउटडोर यूनिट पे काम करता है और विंडो एसी कंडेंसर पे काम करता है। वहीं अगर दूसरा इसका सेगमेंट है स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाता है, जिसमें इंडक्शन स्टोव है, मिक्सर ग्राइंडर है और वाटर डिस्पेंसर है। अगर तीसरा इसका देखेंगे तो कंपोनेंट बनाता है, जैसे प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो उसमें हीट एक्सचेंजर है, प्रिंट क्यूब बोर्ड है, यूनिवर्सल मोटर है, कॉपर ट्यूबर है, इंजेक्शन मॉडल है, क्रॉस फ्लो फैंस है और इंडक्शन कॉयल है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहीं कंपनी के माइलस्टोन की बात करें तो 2008 में शीट मेटल प्रेस शॉप इसने स्टेबल किया था। 2010 में इन्होंने इंजेक्शन मॉडल स्टार्ट किया। 2011 में कॉपर ट्यूब फैब्रिकेशन पे काम किया इन्होंने। 2012 में आउटडोर यूनिट एस ओडीएम पे इन्होंने काम किया जो एसी में लगता है। 2013 में इंडक्शन कुकटॉप पे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। वहीं 2014 की बात करें तो विंडो एसी पे इन्होंने अपने सेगमेंट को उतारा मार्केट में। 2015 में इन्होंने हीट एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। 2017 में वाटर डिस्पेंसर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। 2018 में मिक्सर ग्राइंडर मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, जहां 2019 में इंडोर यूनिट एसी की फिर से इन्होंने ओडीएम पे बनाई और 2021 में भिवाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली। 2022 में क्रॉस लो फैंस स्थापित किए। अगर आप इनकी प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया में ये 3 ही जगह लोकेटेड है। पहला आपको दिखाई देगा देहरादून में उत्तराखंड में, दूसरा है भिवाड़ी राजस्थान में और तीसरा है साइंस सिटी आंध्र प्रदेश में। तो 3 जगह इनकी बेसिकली ऑफिस है इंडिया में। तो आपको इनके मैप पे भी नज़र आ रहा होगा, इंडिया के मैप पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक चौथा और भी है जो कि यूपी में है, यूपी में नोएडा में। तो इनका बेसिकली आपको देहरादून में एक यूनिट दिखाई दे रही होगी जो कि यूके में है, उत्तराखंड में। उसके अलावा आपको दूसरी यूनिट उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही होगी जो कि नोएडा में है। तीसरा यूनिट आपको राजस्थान में भिवाड़ी वाला दिखाई दे रहा है और चौथा है इनका श्री सिटी में, जो कि आपको नीचे आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा। तो बेसिकली 4 इनके जो है यूनिट्स पे काम कर रही है कंपनी यहाँ इंडिया के अंदर। अब दोस्तों इसके बुक साइज की बात कर लेते हैं, इसके इशू साइज की। तो इशू साइज आपको देखने को मिलेगा 640 करोड़ का। टोटल इशू साइज इसका होने जा रहा है 640 करोड़, जिसमें अगर फ्रेश इशू की बात करें तो 400 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा 240 करोड़ का। तो यहाँ फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा है और ऑफर फॉर सेल कम है, पर 50-50% का पोर्शन आप कर सकते हैं, जहाँ की
जहाँ की ऑफर फॉर सेल जो है वो कम है और फ्रेश इशू थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है। पर टोटल मिला के कुल मिला के ठीक ठाक कहा जा सकता है, जहाँ फ्रेश इशू ज़्यादा है 400 करोड़ और ओ एफ एस 240 करोड़ है। टोटल 640 करोड़ का ये इशू साइज है, जो आपको 19 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 218 रुपये से 230 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 65 शेयर का बनाया गया है। टोटल इशू साइज की हम बात कर चुके हैं, 640 करोड़ का इशू साइज देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर सेल आपको 240 करोड़ का देखने को मिलेगा। और ये लिस्टेड आपको होता हुआ दिखेगा एनएससी और बीएससी दोनों पे। वहीं लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 65 शेयर का लॉट है। मिनिमम एक लॉट है 65 शेयर का, जिसमें 14,950 देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 845 शेयर मिलेंगे, 1,94,000। स्मॉल एच में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होते हैं, 910 शेयर मिलेंगे, 2,09,000। और मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4,290 शेयर मिलेंगे और 9,86,700 रुपये पे करने हैं। वहीं बिग एच कैटेगरी में आपको 67 लॉट अप्लाई करने होंगे, 4,355 शेयर मिलेंगे और 10,01,650 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि क्या दिखा रहा है इस समय। तो आप देखेंगे यहाँ तो प्रमोटर्स इसके हैं बजरंग बोत्रा जी और लक्ष्मीपति बोत्रा जी और संजय सिंघानिया एंड अजय डी सिंघानिया जी। तो सिंघानिया फैमिली बोत्रा फैमिली दोनों इसके प्रमोटर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री इशुएंस 85.49 इनके पास है और इस आईपीओ के आने के बाद 65.36 प्रमोटर के पास रह जाएगा, यानी तकरीबन 20% इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी थ्रू दिस आईपीओ। तो यानी 20% का इक्विटी डाइल्यूशन हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। और अगर 85.49 पहले ही इनके पास था, इसका मतलब कि तकरीबन इससे पहले भी ये इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हैं, तकरीबन 14%, 14.5% के लगभग इक्विटी पहले भी डाइल्यूट हो चुकी है। उसके बाद अभी ये आईपीओ आया है, जहां इन्होंने फंड रेज किया होगा कंपनी ने इससे पहले। अभी रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो यहाँ क्यूआईबी के लिए 50% देखने को मिलेगा आपको। रिटेल कैटेगरी के 35% का पोर्शन है, काफ़ी बड़ा पोर्शन रखा गया है रिटेल कैटेगरी के लिए। वहीं एचएनआई की बात करें तो 15% का पोर्शन ऑफर किया गया है एचएनआई कैटेगरी को। तो तीनों ही कैटेगरी में काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर की, जो कि फाइनेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, जहां से कंपनी की हमें डी ग्रोथ और ग्रोथ पता लगती है। तो देखते हैं कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं कंपनी के। तो फाइनेंशियली कंपनी को साउंड करेंगे तो हम 3 साल का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 66% के लगभग है और प्रॉफिट की बात करें तो 83% के लगभग आपको देखने को मिलेगा और ये फाइनेंशियल 22 और 23 का है। तो यहाँ अगर आप कंपनी में देखें तो रेवेन्यू आपको इंक्रीज दिखेगा, 66% जा रहा है। और आपको अगर पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 83% के लगभग आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है दोनों ही साल। और ये लास्ट 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर का है इसमें। अब बात करते हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की, जहां हम बात करेंगे मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023। और एक हमने क्वार्टर भी इसमें लिया है कंपनी ने, जहां दिखाया गया 30 सितंबर 2023 का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ है। सितंबर का जो क्लोजिंग दिया है कंपनी ने, वहां कंपनी के पास एसेट है 1071 करोड़ के और रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है 616 करोड़ का। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 2 करोड़ 65 लाख रुपये देखने को मिल रहा है। नेटवर्क कंपनी की 478 करोड़ के लगभग है और बोरिंग कंपनी पे 369 करोड़ के लगभग का बोरिंग है। अब 3 ईयर्स की बात करें अगर एसेट की कि 3 साल में क्या परफॉर्म किया, तो 21 में कंपनी के पास 520 करोड़ के एसेट्स है, जो बढ़ के 31 मार्च 2023 तक 1464 करोड़ के हो गए। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 520 करोड़ से 1076 और फिर 1464। वहीं रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो कंपनी के पास रेवेन्यू थे 739 करोड़ के लगभग के, वो बढ़ के हो गए 927 करोड़ 2022 में और 2023 में बढ़ के हो गए 1540, यानी 740 करोड़ से 1540 कंपनी ने 3 साल में अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7 करोड़ 80 लाख के लगभग था, 21 में 22 में बढ़ के 17 करोड़ 43 और 23 में बढ़ के 31 करोड़ 97 लाख। तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी किया है, 7 करोड़ से 31 करोड़ तक कंपनी ने सफ़र किया है, 3 साल में अचीव किया है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 68 करोड़ के लगभग थी 21 में, 22 में बढ़ के हुई 121 और 23 में बढ़ के हो गई 313 करोड़ और आज की डेट में 478 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। अगर हम एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ, इन चारों पैरामीटर में कंपनी ने एक्सलेंट ग्रोथ दिखाई है ईयर बाई ईयर। लास्ट 3 ईयर्स में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दिखाई देता है कंपनी का और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेगमेंट में दिखाई दे रही है कंपनी की, जहाँ चारों पैरामीटर में ओवरऑल अच्छा अचीवमेंट देखने को मिल रहा है। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे दिख नहीं रहे। बोरिंग की बात करें तो ये कंसर्न एरिया बनता है, जहां बोरिंग 238 करोड़ से बढ़ के 385 करोड़ हुई 22 में और 23 में बढ़ के 492 करोड़ हो गई। तो यहाँ बोरिंग जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जबकि बोरिंग अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती है तो वहाँ कंसर्न थोड़ा सा कम होता है। तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा ये रेड फ्लैग दिखाता है, जहाँ की बोरिंग जो है ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाती है। तो यहाँ कंपनी का जो डेप्थ है, कंपनी को अपने डेप्थ पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ अगर डेप्थ पे भी कंपनी कंट्रोल कर लेती है तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, वो क्या बोल रहे हैं। तो ईपेक ड्यूरेबल आईपीओ का अगर देखेंगे तो 2203 करोड़ के लगभग का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं आरओसी और आरओई की बात करें तो 14 और 11% के लगभग है। तो गुड बोल सकते हैं आरओई को जो 14% है, क्योंकि 15% के लगभग अच्छा माना जाता है। और आरओसी जो है वो 11% है, वो भी एवरेज कह सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी कंसर्न है, देखिए 1.58 है, 1 से अबव होता है तो कंसर्न हो जाता है, रेड फ्लैग होता है। आर ऑन डब्ल्यू की बात करें तो 14.68 है, ये भी गुड है क्योंकि 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी सो है, बहुत अच्छी एक्सलेंट भी नहीं, लेकिन अगर फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छी है, पर फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं फिलर दे रही है। ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ जो है 4.8 है और पोस्ट आईपीओ के बाद 0.55 हो जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा जाएगा। पी रेशियो की बात करें तो 56 है अभी प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ के बाद 415 हो जाएगा, यानी वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई है। तो यहाँ वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग और देखने को मिलता है। तो बाकी देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है। फाइनेंशियली कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं, जैसे रेवेन्यू की बात की जाए, एसिड की बात करें। अब बात कर लेते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू कंपनी का है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये बहुत अच्छा है कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी स्टेबल कर रही है, नई यूनिट्स खोलेगी, यानी कंपनी की ग्रोथ में पैसा लग रहा है। दूसरा है रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट फॉर द कंट्रीज आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द बोरिंग्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, जो लोन्स हैं, उनकी भरपाई की जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यानी कि आईपीओ लाने का कंपनी का जो उद्देश्य है वो काफ़ी क्लियर है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप करना और बोरिंग्स को कम करना। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होने जा रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लेते हैं। जो अभी आईपीओ आपको देखने को मिलेगा 19 जनवरी से लेके और 23 जनवरी के बीच में, तो 3 दिन अवेलेबल रहेगा ये। और उसके बाद आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे वेडनेसडे, यानी कि 24 जनवरी को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो रिफंड आपके इनिशिएट हो जाएंगे थर्सडे 25 जनवरी तक। 26 जनवरी की छुट्टी है, तो यहाँ आपको देखेंगे जो डीमेट में अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे वो भी 25 जनवरी को ही सेम हो जाएंगे। तो रिफंड और डीमेट में शेयर क्रेडिट सेम डेट में होंगे। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 29 जनवरी यानी मंडे के दिन। और वहीं आपको कट ऑफ टाइम इसमें अप्लाई करने का जो है वो याद रखना है, 23 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी बहुत अच्छा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ग्रे मार्केट में अभी तक कोई ऐसी डिमांड दिखाई नहीं दे रही है। अगर देखेंगे ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ का तो 230 रुपये प्राइस बंट है। जीएमपी जो है वो नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ दिख नहीं रही है। तो 230 रुपये लगभग है, जो डिमांड अभी तक बनी नहीं है दोस्तों। तो जैसे ही अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो फायर रेटिंग अगर आपको देखने को तो 5/1 देखने को मिलेगी। और अभी इस टाइम तक तो ये अपडेट नहीं है, यहाँ कोई भी डिमांड दिखाई नहीं दे रही है। इन केस अगर अपडेट हो जाती है वीडियो अपलोड करने तक, तब देखेंगे। 640 करोड़ का आईपीओ 19 जनवरी को ओपन होगा, 23 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 24 जनवरी को मिलेंगे और लिस्टिंग 19 जनवरी को देखने को मिलेगी। सो अभी हमारे पास वेट और वॉच ही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें वेट और वॉच करना है और देखना है इसका डिमांड कितना बढ़ता है और 19 तारीख तक क्या जीएमपी मार्केट में कुछ अपडेट मिलता है। अगर जीएमपी मार्केट में कुछ अपडेट आता है तो अप्लाई करने के लिए बनता है, अदरवाइज ये रिस्की बन जाता है फैक्टर, और थोड़ा सा रिस्क बनेगा तो फिर हम अप्लाई करने से अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेकिन आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बना है, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके दोस्तों अप्लाई करना होता है। बाकी ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो था, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।